तो स्टार्ट लेते हैं डॉक्टर कुल्सिया आपसे। आप हमें बताइए कि ये एज़मा या दमा ये क्या होता है? बेसिकली ये जो है ये एक ब्रोंकस से रिलेटेड डिजीज़ है, ब्रोंकाई से रिलेटेड। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारे सांस के साथ ऑक्सीजन अंदर जाती है, जब ऑक्सीजन लंग्स में जाती है तो ब्रोंकाई जो है वो स्वेल कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है और इन्फ्लेमेशन के साथ साथ उसमें म्यूकस प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। जब म्यूकस प्रोडक्शन होती है तो सांस लेने में दिक्कत, जो एयरवेज होते हैं ना वो उसके तंग होना शुरू हो जाते हैं और हवा जो है सही तरीके से लंग्स में नहीं जा पाती, जिसकी वजह से ये अस्थमैटिक प्रॉब्लम हो जाती है। डॉक्टर कुल्सिया ने बहुत ही मुख्तसर अंदाज में जो है बताया कि दमा जो है वो एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें हवा की नालियाँ जो हैं, आसान लफ्ज़ों में नाजरीन के लिए, कि वो तंग हो जाती हैं और समटाइम वो स्वेल कर जाती हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और सांस लेने में तंगी होने लगती है। हम मज़ीद इजाफ़ा करवाते हैं डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर ज़हरा, आप बताइएगा कि कौन से ऐसे अज़ा होते हैं जो ज़्यादा मुतासिर होते हैं दमा में, यानी दमे की कंडीशन है, किसी को दमा हो गया तो कौन से अज़ा हैं जो मुतासिर होते हैं? देखिए, दमा बेसिकली लंग्स डिजीज़ है, लेकिन लंग्स के साथ साथ पूरा एयरवे पैसेज इससे मुतासिर होगा, जैसे कि हमारा गला है, हमारा नाक है, हमारे फेफड़े हैं, सब कुछ। देखिए, जब हवा हम नाक के ज़रिए खींचते हैं तो ये नहीं हो सकता कि इन्फेक्शन फेफड़ों में हो तो वो बाकी पैसेज वे को इफ़ेक्ट ना करे, लेकिन बेसिकली ये ब्रोंकाइल की बीमारी है। ब्रोंकाई और एयर इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से लंग्स के गिर्द मसल्स टाइट हो जाते हैं, जो कि सांस की तंगी का बाइस बनते हैं। इसी तरह सांस की तंगी जब हमें होती है, हमारे थ्रोट में टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, उसमें सोजिश आ सकती है, गले में शदीद दर्द हो सकता है और सांस लेने में इतनी दिक्कत होती है कि कई दफ़ा मरीज़ को खांसी करते हुए उठना पड़ता है या अपनी पसलियों को जकड़ना पड़ता है, उसमें इतनी तकलीफ आ जाती है। इसी तरह नाक में पोली बन सकता है, डीएनएस का प्रॉब्लम आ सकता है और इसी तरह की सारी बीमारियां इसमें आती हैं। नाज़रीन के लिए थोड़ा सा इसको मज़ीद आसान लफ्ज़ों में बताऊंगी। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया। डॉक्टर ज़हरा ने जिक्र किया कि पॉलिप्स भी बन जाते हैं नाक में, यानी नाक में गदूद भी हो जाते हैं, और डीएनएस के हवाले से बताया कि ये डीएनएस हो जाता है, यानी डेविएटेड नेज़ल जो होता है, सेप्टम होता है नाक में। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है हमारे नोस्ट्रिल्स को जो डेविएट करता है, डिवाइड करता है दो रास्तों में, तो वो एक पर्दा होता है जो मुतासिर हो जाता है। उसे नाक की हड्डी के तौर पे भी लोग जानते हैं कि नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, कुछ इस किस्म का प्रॉब्लम जो है सामने आ जाता है। तो जी एग्री करती हैं डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। ओके, तो डॉक्टर फातिमा, आप हमें बताइए कि ज़्यादातर किस उम्र में जो है दमे का जो मर्ज़ है वो लाहक होता है? क्या इसके लिए कोई पर्टिकुलर एज है? बेसिकली दमा किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर उन बच्चों में होता है जिनके लंग्स अभी डेवलप हो रहे होते हैं, मसलन 5 ईयर्स तक। और काइंडली थोड़ा सा लाउड, ताकि हमारे नाजरीन बेहतर तौर पे आपकी बात को समझ सकें। जी जी, बेसिकली दमा किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर उस एज में होता है जब बच्चों के लंग्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं। ये मोस्टली 5 ईयर्स तक होता है, लेकिन इसके बाद किसी भी एज में अटैक हो सकता है। अस्थमा का मोस्टली उन लोगों को होता है जिनके रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑलरेडी वीक होता है या वो पहले से किसी डिजीज़ का शिकार हो रहे होते हैं। सही, जैसा कि हम ये पिछले दिनों सुनते थे कि हवा का जो एयर इंडेक्स है वो ख़राब होता है जब, तो उसकी वजह से जिनको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है वो इस चीज़ को ज़्यादा फेस करते हैं। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया। तो अब हम डॉक्टर कुल्सिया के पास दोबारा आते हैं। डॉक्टर कुल्सिया, आप देख रहे हैं कि ये रेनी सीज़न है, मौसम बरसात चल रहा है। मौसम बरसात में दमा की हालत क्यों इतनी इंटेंसिव हो जाती है, क्यों शिद्दत हो जाती है, पेशेंट ज़्यादा यानी सांस लेने में तंगी महसूस करने लगता है? बेसिकली ये होता है कि इसमें जो है ना नमी की मिकदार बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन, जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल होती है। जब इन्फ्लेमेशन होगी, हमारी जो नालियाँ ब्रोंकाई जो हैं वो स्वेल कर जाएंगी, एयर वेज तंग हो जाएंगे, उसकी वजह से नमी की वजह से हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत फील होगी, क्योंकि जो लंग्स हैं वो भी स्वेल कर जाते हैं। इस तरह के पेशेंट को बहुत ज़्यादा कफिंग स्टार्ट हो जाती है, टाइटनेस आना शुरू हो जाती है चेस्ट में, उसके अलावा स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है। तो ये डैम वेदर में ज़्यादा इसका अटैक होता है कि इसकी यही वजह है कि बरसात के मौसम में नमी की मिकदार ज़्यादा होगी। जब सांस पूरी तरीके से नहीं आएगा, ऑक्सीजन पूरी नहीं होगी, लंग्स में नहीं जाएगी, तो एयर पैसेज तंग होने की वजह से बल्कि अमूमन देखा जाए तो नॉर्मल पर्सन जो होता है उसके साथ भी ये कंडीशन हो जाती है। तो ये है कि डॉक्टर साहब, हमारी होम्योपैथिक वे ऑफ सिस्टम में
क्या कोई ऐसी मेडिसिन मौजूद है कि इसे डैम्प वेदर में अगर हम यूज़ करते हैं तो पेशेंट इस तकलीफ से बच सके? बिल्कुल, उसमें तो अलॉट ऑफ जो है उसमें उसकी है मेडिसिन की लिस्ट है। इसमें एपिकोक हमारी बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा हमारी सैम्बुकस नाइग्रा बहुत अच्छा काम करती है डैम वेदर में। जी। और जब म्यूकस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है उसमें काली मिर्च बहुत अच्छा काम करती है। एंड व्हाट अबाउट नेट्रम सल्फ? नेट्रम सल्फ जो है वो डैम वेदर में, नमी वाले मौसम में वो तो बहुत ही जो है ना पेट मेडिसिन है, वो बहुत अच्छा काम करती है। सही, यानी कि होम्योपैथी जो जी, है वो बिल्कुल, वर्क करती है। वर्क करती है, बेशक, बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ नाजरीन आपको बताती चलूँ कि होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में दमा का बहुत ही बेहतरीन इलाज मौजूद है, जबकि देखा जाए तो जब हम एलोपैथिक में जाते हैं तो वहाँ पर तो ये कह दिया जाता है कि ये लाइलाज मर्ज़ है और इसका कोई इलाज नहीं है। तो इस हवाले से ये प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको तवज्जो से सुनिए और जानिए तमाम मालूमात हमारे काबिल तरीन डॉक्टर्स के साथ। आगे चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो डॉक्टर ज़हरा, आप ये बताइएगा कि जैसे ये फ्रेगरेंस होती है, खुशबू होती है, कोई टबैको होता है जैसे तंबाकू है, इस किस्म की ये जो चीज़ें हैं उसमें डस्ट भी आ जाती है, बहुत सारे लोग इससे जो है वो मुतासिर होते हैं। तो क्या इसका ताल्लुक भी एज़मा से है, कोई दमे से इसका ताल्लुक है? देखिए, मुख्तलिफ पर्सनस को मुख्तलिफ चीज़ों से एलर्जीज़ होती है। डस्ट, स्मोक, टोबैको, ये ऐसी चीज़ें हैं जो उस एलर्जीज़ को ट्रिगर कर जाती हैं, जिस टाइम जोन सी एलर्जी को ट्रिगर कर गई उनको अस्थमेटिक अटैक आ सकता है। जिस तरह बहुत से लोग जब पेंटिंग्स करते हैं या पेंट हाउस में काम करते हैं उनको पेंटिंग से एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको अस्थमेटिक अटैक हो जाता है। इसी तरह कुछ वुड वर्कर्स होते हैं, उनको वुड की वजह से उनकी एलर्जी ट्रिगर कर जाती है और उनको उससे अटैक आ जाता है। इसी तरह एयर पोल्यूशन में जब डस्ट पड़ती है, डस्ट आपके एयर पैसेजवे में अगर सही तरह से साफ़ ना हो तो वो अस्थमेटिक अटैक का बाइस बन सकती है। इसी तरह किसी भी चीज़ से आपको पेट एलर्जी हो सकती है, किसी को पेट एलर्जी होती है, किसी को डस्ट और टोबैको का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर अस्थमेटिक की एक मेन वजह है। सही, यानी अगर कोई एस्थमेटिक पेशेंट है और टोबैको उसके इर्द गिर्द यूज़ हो रहा है या कोई सिगरेट ले रहा है तो क्या वो प्रॉब्लम करेगा या नहीं? जी, सिर्फ बजाते हुए टोबैको लेना नहीं बल्कि किसी भी टोबैको लेते इंसान के पास बैठना भी उसके एलर्जी को इतना ट्रिगर करेगा कि उसको अस्थमेटिक का शदीद तरीन अटैक हो सकता है। नाज़रीन, यहाँ ये चीज़ कहती चलूँ कि अगर ऐसा कोई पेशेंट आपके इर्द गिर्द मौजूद हो तो काइंडली उसका ख्याल किया कीजिए और इन चीज़ों से परहेज़ करें। ये वैसे भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती और यूँ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, डस्ट के हवाले से आपने जिक्र किया, तो हमारी होम्योपैथिक में कोई मेडिसिन है ऐसी जो डस्ट एलर्जी में भी काम करती हो? जी, डस्ट एलर्जी में हमारी बहुत सी मेडिसिन हैं जो काम करती हैं, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स देते हैं। जिस तरह स्पोंजिया टोस्टा है हमारी मेडिसिन, उसके अलावा पोथोस है, पोथस है, स्पार्डिला है और भी बहुत सी मेडिसिन है। लेकिन होम्योपैथी में जबकि हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ट्रीट करते हैं तो हम हर मेडिसिन को उसके सिम्टम्स के लिहाज से देखेंगे। कुछ को डस्ट एलर्जी से स्नीजिंग होना शुरू हो जाती है, उसकी मेडिसिन डिफरेंट हो जाएगी। कुछ को डस्ट एलर्जी से कफ स्टार्ट हो जाती है, उनकी मेडिसिन डिफरेंट हो जाएगी। कुछ को डस्ट एलर्जी से आई इन्फेक्शन हो जाता है, उनकी मेडिसिन डिफरेंट हो जाएगी। होम्योपैथी में हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स देखते हैं, इसलिए मेडिसिन भी हम अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स देंगे। उनकी कंप्लीट सिम्टम्स लेंगे, कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे, फिर हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छे तौर पे बयान किया। और डॉक्टर फातिमा, अब आपसे सवाल है कि किन अफराद को अस्थमा होने के ज़्यादा इम्कान होते हैं? कौन से वो लोग हैं कि जो ज़्यादा मुतासिर होते हैं, उनको दमे की कंडीशन होती है तो वो इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं? जैसा कि डॉक्टर ज़हरा ने बात की कि डस्ट एलर्जी की वजह से, पोलन्स की एलर्जी की वजह से, इस तरह के अफराद जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑलरेडी वीक हो रहा हो, वो डाइट प्रॉपर ना ले रहे हों, इस तरह के अफराद को ज़्यादातर ट्रिगर कर जाता है अस्थमेटिक अटैक। जैसे कि कुछ वर्क प्लेस की वजह से, जैसे कि ऑक्यूपेशनल अस्थमा की हम बात करें, वर्क प्लेस की वजह से वुडन इंडस्ट्रीज़ में काम करने की वजह से उन अफराद को एलर्जी हो सकती है और उनको अस्थमेटिक अटैक आ सकता है। टोबैको स्मोक के पास काम करने में या इंडस्ट्रियल स्मोक के आसपास काम करने की वजह से, उस जगह पर रेजिडेंस होने की वजह से उनको एलर्जिक अटैक हो सकता है और उनके बायस अस्थमा हो सकता है। सही, वेरी नाइस। और ये यहाँ आपको बताती चलूँ कि होम्योपैथी का ब्यूटी ये है कि देखिए कि जहाँ हमारी एलर्जी का सिम्टम बदलता है वहाँ पर मेडिसिन बदलती है। अगर डस्ट है एलर्जी है तो उसकी मेडिसिन और है, अगर किसी को लेदर से एलर्जी है उसकी मेडिसिन और है, मेटल से एलर्जी है तो उसकी मेडिसिन और है। तो होम्योपैथिक एक ब्रॉड वे में जो है ट्रीट करता है इन तमाम प्रॉब्लम्स को। मज़ीद आगे चलते हैं और हम डॉक्टर कुदसिया से पूछते हैं कि डॉक्टर कुदसिया, हमें बताइए कि जो दमा है
अगर किसी पेशेंट को दमा है या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स मौजूद है या पेशेंट आपके पास आता है, तो कौन सी वो अलामात होती हैं कि जिन्हें देख के आपको पता चल जाता है कि ये पेशेंट एस्थमेटिक है? जी बिल्कुल। इसमें सबसे पहले तो पेशेंट को देखते हैं कि उसकी सबसे पहले जो पेशेंट का सिम्टम लेके आता है उसमें होती है कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, टाइटनेस ऑफ चेस्ट होती है और स्नीजिंग होती है। उसके अलावा म्यूकस का जो है ना वो एक्सपेक्टोरेशन ज़्यादा होती है, यानी कि उसको बलगम बार बार अखराज हो रहा होता है बलगम का, उसकी वजह से सांस बहुत तंग आ रहा होता है, छोटा छोटा आ रहा होता है, उसको सीने में बहुत ज़्यादा तंगी महसूस हो रही होती है। और इसके अलावा उसके बैठने में उसको प्रॉब्लम हो रही होती है। ऐसे पेशेंट जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा सिक कंडीशन होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कहते हैं कि रात में एक्सपीरियंस इसका ज़्यादा होता है, सांस उखड़ने की कंडीशन जो है, तो इज इट राइट? पोजीशन में होते हैं इसमें एस्थमेटिक जो अटैक होता है ना वो ज़्यादा होता है, क्योंकि लंग्स में एयर सही तरीके से क्रॉस नहीं हो रही होती। तो वो जब लंग्स में हमारी ब्रोंकाई के ज़रिए हवा नहीं जाएगी तो एयर पैसेज तंग हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन होगी, म्यूकस आ जाएगी, उसकी वजह से लेटने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ऐसे पेशेंट को चाहिए कि पिलो ऊंचा लेके लेटें। सही। डॉक्टर गुस्सिया, आपसे स्टार्ट लेते हैं और मज़ीद इस पर डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं। दमा के हवाले से पूछना चाहूँगी कि क्या कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं, क्या कॉजेज़ हैं जो कि दमा हो जाता है? इसमें तो एक्सपोजर टू कोल्ड, ये एक्सपोजर टू कोल्ड भी हो सकता है, एनवायरमेंटल चेंज की वजह से भी हो सकता है, और इसके अलावा सडन चेंज ऑफ वेदर की वजह से भी हो सकता है। पेशेंट में स्ट्रेस की वजह से भी जो है ना एस्थमेटिक अटैक हो सकता है। इसके अलावा एक्सरसाइज से भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है। जब अगर एटमॉस्फेयर में नमी ऐसे डैम्प वेदर है बहुत ज़्यादा, तो उसमें भी एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। स्मोकिंग की वजह से भी हो सकती है। जब उसका धुआं जो है वो हमारी ब्रोंकाई में जाएगा, सांस की नाली में जाएगा, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा, उसकी वजह से भी हमें ये दमे का अटैक हो सकता है। यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा काउंट करता है इसमें। आप इसमें कुछ इजाफा करना चाहेंगी डॉक्टर सारा? जी, मैं इसमें इजाफा करना चाहूँगी। इन सारी कॉजेज़ के साथ साथ हार्मोनल चेंजेस में इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। जिस तरह रिसर्च बताती है अडल्टहुड में इसकी मिकदार फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है, जबकि मेल्स में बहुत कम है। इसकी रीज़न ये है कि अडल्टहुड में मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना स्टार्ट होता है। टेस्टोस्टेरोन इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिसकी वजह से मेल्स में इसकी तादाद कम होती है और फीमेल्स में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से कुछ फीमेल्स हार्मोन है, चाइल्ड्स हैं, इस तरह हार्मोनल चेंजेस इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। जिन मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की मिकदार बैलेंस नहीं होती उनमें भी एस्थमेटिक अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं। जेनेटिकली भी ये कुछ इसका होता है असर? आप डॉक्टर फातिमा इसमें कुछ इजाफा करेंगी? जी, जेनेटिकली इसका बहुत बड़ा काज हम लेते हैं। सबसे पहले हम जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री उसकी पूछते हैं कि क्या पीछे से कोई बीमारी इसमें मुंतकिल हो रही है, और अगर ऐसा हो तो सबसे पहले हम उसी को कट ऑफ करना चाहेंगे। हमारी बहुत सारी मेडिसिन है जो जेनेटिक डिजीज़ को कट ऑफ करती हैं, फिर हम नेक्स्ट उसका ट्रीटमेंट मजीद करते हैं। सही, जैसे हम मियाज़मेटिकली उनको डील करते हैं। हैं। यहाँ नाज़रीन आपको बताती चलूँ कि जेनेटिकली 40 to 80% जो है एज़मा जो है असरअंदाज होता है और इसका शिकार होते हैं पेशेंट। और यहाँ एक इन्फॉर्मेशन की बात आपसे शेयर करती चलूँ कि रोज़ाना जो हम सांस लेते हैं उसको तकरीबन 23,000 दफ़ा सांस लिया जाता है। तो जो लोग इस नेमत से महरूम होते हैं वही जान सकते हैं कि एस्थमेटिक कंडीशन में कितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। ये वो प्रॉब्लम है जिसका बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है मौसम बरसात में, तो इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। मज़ीद इस हवाले से डॉक्टर गुस्सिया आप बताएंगी कि कोई ख़ुराक की भी इम्पोर्टेंस है इस हवाले से, कोई इस हवाले से गाइड कीजिएगा। बिल्कुल, इसमें खुराक का भी बहुत अहम रोल है। जब एस्थमेटिक अटैक होता है तो ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। इसमें हमें यखनी का इस्तेमाल करना चाहिए। ठंडी चीज़ों से यानी क्या मुराद है? वो टेम्परेचर, यानी कि जिस तरह कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, राइस हो गए, या मतलब इस तरह की ठंडी चीज़ें जो कि जिस तरह सब्जियों में देख लिया जाए जिनकी तासीर भी ठंडी हो, बिल्कुल वो नहीं लेना। उसकी वजह से हमें एस्थमेटिक अटैक का ज़्यादा मसला हो सकता है। इसमें डाइट भी बहुत ज़्यादा काउंट करती है। इसको मज़ीद आप थोड़ा सा नाजरीन के लिए और आसानी कीजिए। देखिए, अस्थमा में जैसे एयरवेज पैसेज तंग हो जाते हैं, इनमें ऐसी खुराक भी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए जो म्यूकस प्रोड्यूस करती है, जैसे कि बनाना, वो बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए अगर अस्थमेटिक अटैक वाले पेशेंट को बनाना दे दिया जाए तो अटैक बहुत शदीद होगा और उसकी हालत बिगड़ सकती है। इसी तरह और भी जितने बहुत ज़्यादा चर्बी वाला गोश्त या पालक,
सब्ज़ पत्तों वाली जितनी भी सब्जियां हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो भी इसी तरह कोलेस्ट्रॉल में इजाफा करती हैं, यूरिक एसिड में इजाफा करती हैं, जो कि ओवरऑल अज़मेटिक अटैक का बाइस बनते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर साहिबा ने अभी बताया कि कोलेस्ट्रॉल का इजाफा होने की वजह से भी ऐसा होता है। तो यहाँ आपको एक पॉइंट बयान करती चलूँ कि आर्टरोस्क्लेरोसिस का प्रॉब्लम हो जाता है और जो आर्टरीज़ हैं वो तंग होने लगती हैं और उसकी वजह से फिर सांस लेने में भी दुश्वारी होती है और भी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं और हार्ट अफेक्शंस भी होने लगती हैं। तो ख्याल कीजिए अपना, अपनी खुराक का। और इस हवाले से कोई ऐसी डाइट के हवाले से आप बताइए डॉक्टर फातिमा कि जो बिल्कुल भी मतलब लें तो उससे फ़ायदा हो जाए। जी, इसमें मैं इजाफा करना चाहूँगी कि हम स्टीम फ़िश बहुत अच्छा इसमें काम करेगी, स्टीम चिकन। फ़िश वैसे भी यानी अच्छी है जी, जिसमें हम ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करें, वो डाइट उनके लिए बहुत अच्छी होगी। फ्रेश सही। फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और बैलेंस डाइट रखें, बिल्कुल नॉर्मल ग़िज़ा, ना ज़्यादा खाना है और ना ज़्यादा छोड़ना है। सही। और ऐसी डाइट जो म्यूकस प्रोड्यूस करती है, फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर ज़हरा ने कहा बनाना पर म्यूकस प्रोड्यूस करता है, उनसे अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह योगर्ट भी प्रॉब्लम करता है, जैसे डॉक्टर कुसिया ने बताया। सिट्रस फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए इसमें हमें लेमन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए और हमें एसिड्स फ्रूट्स में लेने चाहिए, जैसे कि पिकल्स हमारे पास होते हैं, वो हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। देखिए, बेसिकली तो कहा जाता है कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं विटामिन सी और सिट्रिक फूड्स, लेकिन ये आई थिंक ट्रिगर कर देते हैं। सही, क्योंकि जो है नाजरीन को हमने ये भी बताना है कि बूस्ट अप कैसे करना है। तो यहाँ नाजरीन आपको एक होम रेमेडी के तौर पे बताती चलूँ कि जिंजर का यूज़ जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। एस्थमेटिक कंडीशंस में अदरक का जब इस्तेमाल किया जाता है, आप अदरक की चाय इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक वाला दूध यूज़ कर सकते हैं और अदरक का कहवा बना के भी पी सकते हैं और ऐसे पेशेंट के लिए ये काफ़ी यूज़फुल होता है। मज़ीद बात करते हैं तो डॉक्टर कुसिया, इसकी डायग्नोसिस के हवाले से आप हमें थोड़ा बताएंगी कि कैसे डायग्नोज हम कर सकते हैं कि पेशेंट वाकई एस्थमेटिक है। इसमें हम जब पेशेंट हमारे पास आता है हम उसके मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट भी करवा सकते हैं। उसमें स्पेरोमेट्री टेस्ट हो जाता है, उसके अलावा इसमें हम इसका जो है वो सिक प्रिक टेस्ट करवा लेते हैं, फिर हम फिनो टेस्ट करवा सकते हैं जिसमें ये पता चलता है कि जिसमें नाइट्रिक एसिड की मिकदार, जो नाइट्रिक एसिड जो है नाइट्रिक एसिड जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, यानी उसके लेवल का पता चल जाता है। उसके अलावा हम इसका चैलेंज टेस्ट करवा सकते हैं, स्पूटम टेस्ट करवा सकते हैं, फिर हम इसका एक्सरे करवा सकते हैं जिसमें पता चल सकता है कि आया पेशेंट को किस किस्म का अटैक हुआ है। इसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी बड़ी काउंट करती है। सही। तो इलाज के हवाले से जैसा कि मैंने डिस्कशन करते हुए जिक्र किया कि एलोपैथिक में तो नहीं, आप भी जानते हैं कि एलोपैथिक में तो इसको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, बताया जाता है कि इसकी मेडिकेशन करती ही रहनी पड़ेगी। तो होम्योपैथिक में इसका इलाज मौजूद है? जी, एलोपैथी तो सबसे पहले इनको सारी ज़िंदगी के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देती हैं और ब्रोंकोडाइलेटर, जिसके आम ज़बान में इनहेलर कहते हैं, जिनको यूज़ करना पड़ता है। उनके पास लास्ट हल होता है सर्जरी। लेकिन होम्योपैथी में इस डिज़ीज़ का बहुत अच्छा इलाज है। लेकिन वही बात जो पहले डिस्कस की है, होम्योपैथी में इसका इलाज अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स किया जा सकता है। जैसे कि एम्पटम टार्ट है, हम उससे तब देंगे जब बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होगी, वीजिंग साउंड बहुत ज़्यादा होगी और पेशेंट को लेटते ही खांसी का शदीद तरीन दौरा पड़ेगा। इसी तरह ब्रायोनिया हम तब देंगे जब, जिसको हम कहते हैं खुश्क खांसी, के म्यूकस उसके अंदर म्यूकस मौजूद ज़रूर होगी लेकिन वो खांसी के ज़रिए नहीं निकलेगी। इस तरह एपिकॉक है, हम उसे तब देंगे जब खांसी के साथ वोमिटिंग या नोज़िया हो पेशेंट को। इसी तरह मज़ीद बहुत सी मेडिसिन हैं, इनमें सबसे बेस्ट मेडिसिन जो कहलाई जाती है वो है स्पोंजिया टोस्टा। उसको कहा जाता है एज अ क्राउब, यानी अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जितने भी हैं उनमें स्पोंजिया टोस्टा बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह नेट्रम सल्फ है, स्पार्डिला है, पोथस है, जिनमें मतलब बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम वो दे सकते हैं। अमोनियम कार्ब है। होम्योपैथी में तो बहुत वसी इसका इलाज है, लेकिन वही बात अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, हम कोई एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, हमें पेशेंट देखना पड़ता है उसको। यहाँ नाज़रीन ने एक और चीज़ का इजाफा करती चलूँ, एस्पिडोस्पर्मा हमारी एक मेडिसिन है जो कि लंग के हवाले से एज ए टॉनिक यूज़ की जाए अगर, तो टॉनिसिटी बढ़ाती है ये लंग्स की और कैपेसिटी को बढ़ाती है और सांस लेने का जो अमल है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है।
तो मज़ीद डॉक्टर फातिमा, आप हमें कुछ गाइडलाइन देना चाहेंगी होम्योपैथिक के हवाले से इसमें? जी, होम्योपैथिक के हवाले से मैं ये गाइडलाइन देना चाहूँगी कि उन पेशेंट्स को न्यूबलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। और न्यूबलाइज़र के लिए हमारे पास होम्यो में तो नहीं ये होता ना, लेकिन ये कि हमें उस इस्तेमाल पेशेंट को मेंटेन करने के लिए साथ होम्योपैथिक मेडिसिन देने चाहिए और साथ उसका सांस को बहाल करने के लिए एमरजेंसी के तौर पे हमें न्यूबलाइज़र का यूज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो इसलिए कि एक अच्छा डॉक्टर जो है उसका एम यही है कि वो क्योर करे पेशेंट को और उसको रिलीफ दे, ना कि ये देखे कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो एलोपैथिक वाले यूज़ कर सकते हैं या होम्योपैथिक वाले यूज़ कर सकते हैं। अपनी होम्योपैथिक यूज़ करेंगे, हमारे पास ब्लाटा इसमें बहुत अच्छा काम बेहतरीन मेडिसिन इसके है। अलावा हमारे पास फ्लेक्सीज है, वो बहुत अच्छा काम करेगी। पेशेंट की वही बात जो डॉक्टर ज़हरा अली ने कही है कि हम अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स की लेंगे। सबसे पहले हम उसकी फैमिली हिस्ट्री लेंगे, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसका वीजिंग साउंड्स लेंगे, उसकी तमाम सिम्टम्स लेकर फिर हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर कुसिया, आप ये बताइए, क्या दमा जो है ये जानलेवा भी साबित हो सकता है? लेकिन जानलेवा तो नहीं हम कह सकते, लेकिन जो है वो यूं तो कहते हैं ना कि ये जिंदगी के साथ ज़िंदगी के चलता है। साथ है फॉर द टाइम। ये लॉन्ग टर्म जो है ना बीमारी है और ये क्रॉनिक डिजीज़ ही होती है। एक्यूट कंडीशन भी होती है, इसमें वो जो है वो कवर कर जाती है, लेकिन जो क्रॉनिक जो ये क्रॉनिक होता जाता है तब तक ये ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करता जाता है। इलाज तो नहीं इसको कह सकते, हमारे होम्यो में तो इसका बिल्कुल इलाज मौजूद है, बल्कि बड़ा लेकिन बेहतरीन बड़ा इलाज अच्छा है। इलाज है। एलोपैथिक वाले इसको कहते हैं कि ये इलाज है, लेकिन हम लोग इसको मेडिसिन से क्योर कर सकते हैं। सही। इसमें वास्ट रेंज है मेडिसिन की जो हम पेशेंट्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं और बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलता है हमें। सही। अच्छा डॉक्टर ज़हरा, ये क्या मेल्स में ज़्यादा होता है या फीमेल्स में इसकी रेशो होती है होने की? देखिए, अडल्टहुड में तो इसमें फीमेल्स की रेशो ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम अडल्टहुड से पहले बात करें उनमें मेल्स में ज़्यादा होती है। अडल्टहुड में मेल्स की मिकदार बहुत कम इसलिए होती है कि उनमें मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। रिसर्च बताती है टेस्टोस्टेरोन इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जैसे कि अल्ज़मा ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन की वजह से पैदा होता है, तो टेस्टोस्टेरोन इनकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है और मेल्स में इसकी तादाद बहुत कम है फीमेल्स की निस्बत, क्योंकि फीमेल्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ नहीं कर सकती, तो उनमें अस्थमेटिक अटैक्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। सही। आप इसमें कोई इजाफा करना चाहेंगी डॉक्टर फातिमा? जी बिल्कुल, मैं करना चाहूँगी। बच्चों में इसमें मेल्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है 5 to 14 ईयर्स में, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, तो उस लिहाज से इसमें मेल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाते हैं। एस्थमेटिक अटैक होता है और उनमें मोस्टली लाइफ थ्रेटनिंग होता है, हम उनको सर्वाइव नहीं करवा सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा था कि फीमेल्स जो किचन में काम करती हैं उनमें भी अस्थमा की कंडीशन जो है वो ट्रिगर कर जाती है और वो ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी भी कोई है इसके साथ रिलेविटी? क्योंकि जो किचन में काम करते हैं स्मोक का मुजाहरा करना पड़ता है, हमें फ्लेम के सही। पास जाना पड़ता है, उस टाइम बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है और हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, तो इस वजह से उन फीमेल्स में एस्थमेटिक अटैक का बहुत ज़्यादा देखा। थैंक यू डॉक्टर कुसिया। तो प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।